मेरा नाम सुनैना है। मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुई जहां मुझे सब बहुत प्यार किया करते थे। शायद मेरे पैदा होने से मेरे परिवार की तकदीर ही बदल गई। मैं 3 भाइयों के बाद पैदा हुई थी। मेरे माँ बाप भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। कहते हैं 3 भाइयों पर जो एक बहन होती है वह काफी तेज नसीब वाली होती है। इसीलिए मेरे घर वाले भी यही सोचते थे कि मेरे आने के बाद से मेरे और मेरे परिवार की तकदीर बदल गई है। मैं आप सब लोगों के साथ अपनी यह कहानी शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं काफी देर से अपने कमरे के चक्कर काट रही थी, मेरे पेट में बहुत ही दर्द हो रहा था। दर्द काफी दिन से लगातार हो रहा था। पहले बर्दाश्त के काबिल था, मगर अब मेरे लिए इस दर्द को सहने की हिम्मत नहीं बची थी। और अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मेरे पति उमेश अमेरिका में जॉब के सिलसिले में रहते थे और यहाँ सब काम मुझे ही देखने पड़ते थे। घर के बाहर के भी और घर के अंदर के भी। यहाँ भी मुझे अकेले ही आना पड़ा था। और इसी बात से मुझे और तकलीफ हो रही थी। भला कोई तो हो जो मेरे साथ हो, मेरा दर्द बांट सके। मगर मेरा तो सारा ससुराल भी दूसरे शहर में था और मायका भी दूसरे शहर में। मेरे पति ने बहुत ही शौक से घर बनवाया था कि यहाँ के सुकून वाले माहौल में रहूंगा, मगर खुद तो अमेरिका चले गए और मुझे अकेला यहाँ छोड़ गए। थोड़ी ही देर में नर्स ने आवाज लगाई, मिसेज नेहा। यह सुनते ही मैं डॉक्टर की क्लिनिक की तरफ जाने लगी, जहां डॉक्टर प्रभाकर का केबिन था। वह अल्ट्रासाउंड किया करते थे और डॉक्टर उमा के सब मरीजों का अल्ट्रासाउंड वही किया करते थे। डॉक्टर उमा को सिर्फ डॉक्टर प्रभाकर की रिपोर्ट्स पर ही भरोसा था। मैं बड़ी मुश्किलों से चलती हुई अंदर गई। डॉक्टर अभी कोई रिपोर्ट बनाने में बिजी थे। उन्होंने मुझे बेड पर लेटने का इशारा किया और खुद अपना काम करने में लग गए। मैंने पर्दा लगाया और फिर से बराबर कर दिया और खुद बेड पर लेट गई, जहां लेडीज के लिए चादर रखी गई थी। मैंने चादर अपने ऊपर डाली। 5 मिनट बाद डॉक्टर की आवाज आई, मैं आ जाऊं मिसेज नेहा। उन्होंने पर्दे के पीछे से सवाल किया। मैंने कहा, आ जाइए डॉक्टर साहब, मैंने आहिस्ता से जवाब दिया। डॉक्टर ने आते ही मशीन की कुछ सेटिंग्स करने के बाद मेरी तरफ ध्यान देते हुए मेरा अल्ट्रासाउंड करने के साथ साथ मुझसे कुछ सवाल भी करते गए। लेकिन मैंने देखा, अचानक उनके चेहरे की रंगत कुछ अजीब सी हो गई थी। अब वह मेरे सवालों के जवाब में सिर्फ हाँ हूं कहते जा रहे थे। उनका चेहरा देखकर मुझे कुछ गड़बड़ी के आसार लग रहे थे। मैं तो काफी घबरा गई। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ डॉक्टर? तो वह काफी देर तक चुप ही रहे और कुछ देर बाद कहने लगे, आप एक काम करिए, कल मेरे क्लिनिक पर आ जाइए। बस यहाँ से थोड़ा करीब ही है। यहाँ पर तो मैं डॉक्टर उमा के कहने पर आया करता हूँ। आपसे सारी बात मैं आराम से वही करूंगा। फिलहाल आप घर चली जाइए। डॉक्टर रिपोर्ट बनाने में लग गए और उन्होंने मुझे एक बार गौर से देखा और फिर अपना रुख मोड़ लिया। मैंने कहा, मगर डॉक्टर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं कब तक बर्दाश्त करूं? मैंने थोड़ा गुस्से में आकर कहा। तो वह कहने लगे, नहीं, मैं डॉक्टरों को बता देता हूं, वह आपको आज के लिए मेडिसिन दे देंगे। अभी आप जाइए। और मैं शर्मिंदा होकर बाहर निकली। भला यह क्या बात थी, कुछ बता भी नहीं रहे थे, ऊपर से अपने क्लिनिक आने को कह दिया। बाहर निकलकर मुझे मालूम हुआ कि डॉक्टर उमा के लिए कोई इमरजेंसी केस आया था, तो उनको अस्पताल जाना पड़ गया था और वह केस पूरा करवाकर ही वापस आती थी। ऐसा अक्सर हुआ करता था, उनको जाना पड़ जाता था। लेकिन आज तो मैं बिल्कुल इंतजार नहीं कर सकती थी। मैंने नर्स को कहा कि मेरा दर्द से बुरा हाल है, प्लीज मुझे कोई दवाई दे दीजिए। तो उन्होंने डॉक्टर से फोन पर बात करके फिलहाल के लिए तो मुझे थोड़ी सी दवाई दे दी और मैंने वहीं बैठकर पानी की बोतल ली और उन गोलियों को निगल लिया ताकि दर्द को कुछ तो फर्क पड़े। घर वापस आकर मैं बहुत रोई। यह भी क्या जिंदगी थी, अकेले जियो, अकेले मरो, हर दुख, हर दर्द, तकलीफ, परेशानी अकेले ही बर्दाश्त करो। पति तो बाहर बैठा है, बस नोट बनाने में लगा हुआ है और मैं यहाँ यह सब झेल रही थी। मैं काफी देर तक रोती ही रही थी। कुछ देर बाद उमेश की कॉल आई तो मैंने अपना सारा गुस्सा उन्हीं पर निकाल दिया। वह काफी देर तक मुझे समझाते रहे, मगर मैं कुछ सुनने को तैयार नहीं थी और मैंने गुस्से में आकर उनका फोन काट दिया और रोते रोते मैंने दर्द से अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद ही मैं काफी बेहतर महसूस कर रही थी। शायद दवाई ने भी असर कर दिया था, जो दर्द भी कम होते होते खत्म हो गया। अब मुझे कल फिर जाना पड़ेगा डॉक्टर प्रभाकर के क्लिनिक। इन्हीं सोचों में मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। सुबह जब मैं उठी तो मेरा मूड काफी फ्रेश हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मुझे आराम की दवाई भी दी है डॉक्टर ने, तभी तो मैं सुकून से सो पाई थी और दर्द भी कम था, मगर फिर भी हल्का हल्का महसूस हो रहा था। मैंने नौकरानी से नाश्ते का पूछा तो वह जल्दी से मेरा मनपसंद नाश्ता बना कर ले आई। मुझे भूख भी लगी हुई थी और इसी तरह रोजमर्रा के कामों में शाम हो गई और मैं डॉक्टर के क्लिनिक की तरफ जाने को तैयार हो गई। कुछ ही देर में मैं वहां पहुंच चुकी थी। डॉक्टर ने मुझे क्लिनिक में बुलाया
और बैठने का कहकर दरवाजे को बंद कर दिया। मैं बेचैन हो गई कि उन्होंने दरवाज़ा क्यों बंद किया है, और वह जल्दी से भागते हुए मेरे पास आए और जो कुछ उन्होंने मुझसे कहा, मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरा नाम नेहा है और मैंने एक खुशहाल परिवार में अपनी आंख खोली थी, और जैसे मैं सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा हुई थी, पापा को लगता था कि मैं उनका नसीब खोलने आई हूं। मैं जैसे ही पैदा हूं, पापा को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था, वो सोच भी नहीं सकते थे, और इसी प्रोजेक्ट की वजह से वह कहां से कहां पहुंचकर चले गए। उनका छोटा सा कारोबार अब बहुत बड़ा फैल चुका था। मेरे पापा मुझे प्यार से नैना कहकर बुलाते थे। मैं बहुत लाड प्यार में पली बड़ी थी, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। मगर मेरी जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ था। मुझे महसूस हुआ था कि हमारे घर में कोई ऐसा राज छुपा है जो मुझे कभी मालूम नहीं होता। मगर कुछ तो था जिसके बारे में मुझे नहीं पता था। मैं पापा और मम्मी को कई बार अकेले में किसी बात पर बहस करते हुए देखा करती थी, मगर वह दोनों मुझे देखकर खामोश हो जाया करते थे। मैं चाहकर भी उनसे राज मालूम नहीं कर पाई थी। कॉलेज के बाद जब मैं अपनी छुट्टियां गुजार रही थी तो मैंने नोट किया, पापा के घर से जाते ही मम्मी ड्राइवर को गाड़ी निकालने का हुक्म देती और उनके साथ कहीं चली जाती थी। पहले तो मैंने गौर नहीं किया, मगर फिर एक दिन जब मैंने पूछा तो मम्मी हड़बड़ा गई और कहा, नैना बेटा, मैं जहां जाती हूं उस बारे में आपको नहीं बता सकती। उनकी बात पर मैं अजीब नजरों से उनको देखने लगी। मम्मी, ऐसी क्या बात है जो आप मुझे नहीं बता सकती? मैंने अचंभे से कहा, तो उन्होंने बड़ी फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, नैना, तुम परेशान मत हो, मैं बस अपने दोस्तों से मिलने चली जाया करती हूँ, घर में रहकर बोर हो जाती हूँ। उन्होंने रुख मोड़कर बड़ी मुश्किल से कहा। मैंने कहा, मम्मी, ये क्या बात हुई भला? अपने घर में कौन बोर होता है, और अब तो मैं भी घर पर होती हूँ। मुझे बहुत हैरत होने लगी थी। भला ऐसी क्या बात थी? वह अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारने के बजाय दोस्तों के पास चली जाती थी। मेरी बात पर वह बस सर झटक कर वहां से चली गई, और मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी उनके हालातों के बारे में सुनकर, जबकि पापा तो जब भी घर में होते बस मेरे ही आगे पीछे घुमा करते थे, और उनकी हर मुमकिन कोशिश हुआ करती थी कि वह मेरी हर ख्वाहिश को पूरी करें। वैसे तो मम्मी भी मुझे बहुत प्यार दिया करती थी, मगर आज उनका रवैया कुछ अजीब सा था। मैंने जब सोचना शुरू किया तो मुझे महसूस हुआ कि मम्मी मुझे पापा से लाड करते देखकर कुछ उदास सी हो जाया करती थी। अब तो मुझे शक होने लगा कि कहीं वो मेरी सौतेली माँ तो नहीं है, मगर यह कैसे मुमकिन था? मैंने अपने जन्म के समय की तस्वीरें देखी थीं। उनमें मम्मी ही थी जो हॉस्पिटल में मुझे गोद में लिए मुस्कुरा रही थी, और उनके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। मैं जब छोटी थी बहुत डर जाया करती थी वह ड्रिप देखकर, और पूछा करती थी, मम्मी, आपके हाथ पर क्या हुआ है? तब वह कहती, जब आप पैदा हुई थी तो डॉक्टर ने मुझे यह ड्रिप लगाई थी ताकि मुझे ताकत मिले और मैं आपका ख्याल रख सकूं। यह बातें याद आती तो मेरा यह शक तो दूर हो जाया करता, मगर घर में जो कुछ हो रहा था वह कुछ अलग सा ही था। एक बार मैंने मम्मी का पीछा करने का सोचा, और दूसरे ही दिन में उनके जाने से पहले ही तैयार बैठी थी, और मैंने कैब भी पहले से ही मंगवाई हुई थी, जिससे मैंने घर से कुछ दूर रुकने को कहा था। और जब मम्मी चली जाती तब मैं उनका पीछा करती। उसके बदले कैब वाले ने डबल किराया लिया था। मम्मी के घर से निकलते ही मैं भी बाहर आ गई और ड्राइवर को मम्मी की कार का पीछा करने को कहा। यूं हम काफी देर तक उनका पीछा करते रहे। पहले तो वो एक रेस्टोरेंट में चली गई और वहां से ढेरों सामान अपनी कार की डिग्गी में रखवाए, जिनमें शायद खाने का सामान था, और फिर एक किड शॉप में गई जहां से उन्होंने बच्चों के लिए गुब्बारे और गिफ्ट वगैरह खरीदे और वह भी कार में रखवा दिए। उसके बाद उनकी कार एक अनाथालय के पास रुकी। मम्मी कार से उतरकर उस अनाथालय के अंदर चली गई और वहां काफी देर तक अंदर ही रही। मैं देख रही थी। ड्राइवर ने एक आदमी के साथ मिलकर वह खाने पीने का सामान निकलवाया था और अंदर ले गए, मगर कुछ फूल और गुब्बारे वगैरह मम्मी अपने हाथ में लेकर अंदर गई थी। बाकी का सारा सामान ड्राइवर ने निकलवाया था, और लगभग 2 घंटे बाद मम्मी बाहर निकली थी। जाते वक्त वह जितनी खुश लग रही थी, वापसी में उनका चेहरा उतना ही उतरा हुआ था। वह गाड़ी में बैठकर रवाना हुई और मुझे लगा वह घर की तरफ जाएंगी। तभी मैंने जल्दी से टैक्सी ड्राइवर को वापस चलने को कहा, और मेरी जल्दी जल्दी मचाने पर उस ड्राइवर ने मुझे काफी जल्दी घर पहुंचा दिया। मैंने उसको किराया दिया और जल्दी से अंदर की तरफ भाग गई। मैंने नौकरों को कुछ नहीं बताया था कि मैं कहीं बाहर गई थी, और ना ही किसी ने मुझे जाते देखा था। बस वापस आते देखा था तो चौकीदार ने और किसी ने भी मुझसे कोई सवाल नहीं किया, और मम्मी की भी आदत नहीं थी कि नौकरों से पूछताछ करती। लेकिन मेरे हिसाब से मम्मी को तो अब तक घर आ जाना चाहिए था, लेकिन मम्मी अभी तक घर नहीं आई थी। मैं उनका इंतजार करती रही। आखिर मम्मी 2 घंटे बाद घर वापस आ गई। अब मैं पछता रही थी
कि मैं इतनी जल्दी क्यों वहां से वापस आ गई। मैंने मम्मी की तरफ गौर से देखा। वो काफी थकी थकी सी लग रही थी। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने उनको गले से लगाया तो वह मेरी अचानक हरकत पर हंसने लगी, कहने लगी, क्या कर रही हो? मैंने कहा, अपनी प्यारी सी मम्मी से प्यार कर रही हूं। मैंने लाड से कहा तो उन्होंने मेरा माथा चूम लिया। मुझे बहुत घबराहट होने लगी थी कि मैंने अपनी मम्मी को गलत समझा। वो तो एक अच्छे काम के लिए वहां जाया करती थी और शायद इसलिए मुझे नहीं बताती थी। वह अनाथालय में बच्चों को खाने पीने का सामान और उनके लिए खेल खिलौने ले जाया करती थी। उन्हें वहां जाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मैं तो अपनी मम्मी को गलत ही समझ बैठी थी। उस दिन के बाद मैंने उन पर शक करना छोड़ दिया। वैसे भी मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने वाला था। मैं अपनी पढ़ाई के लिए बहुत सीरियस थी। अब मैंने आगे की प्लानिंग पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर मैं एक रात जब पानी पीने के लिए किचन की तरफ जाने लगी तो मुझे पापा के कमरे से बातों की आवाज़ें आने लगीं। वह बातों की नहीं, हमेशा की तरह बहस की आवाज़ें थीं। मैं चौंक गई और मैंने दरवाजे पर कान लगाकर सुनना शुरू कर दिया। मुझे मालूम था कि यह बात ठीक नहीं है, मगर यह मेरे माँ बाप का मसला था और मुझे हर बात हर हाल में जाननी थी, क्योंकि वह हर वक्त ऐसे ही लड़ा करते थे। आखिर ऐसी क्या बात थी जो उनको सुकून से रहने ही नहीं देती थी? मुझे अब उनकी बातें सुनाई दे रही थीं, बल्कि दरवाज़ा भी हल्का सा खुला हुआ था। मुझे वह दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने मम्मी को पापा से उलझते हुए देखा था और पापा बराबर ही उनके सवालों पर गर्दन हिलाए जा रहे थे और कह रहे थे, यह नामुमकिन है संगीता, मैं तुम्हें कितनी बार मना कर चुका हूं, अब तुम भी ये बहस बंद कर दो। 111 वह अचानक गुस्से में आ गए थे तो मम्मी रोने लग गई थी और कहने लगी, आखिर क्यों करते हो आप ये सब? क्या मेरा कोई हक नहीं है इस घर पर? वह भी चिल्लाने लगी थी। जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं अंदर चली गई, बिना सोचे समझे। मुझे देखकर उन दोनों का रंग उड़ गया था। मम्मी ने जल्दी से मुंह मोड़कर अपने आंसू पोंछे और वॉशरूम की तरफ जाने लगी, जबकि पापा मेरी तरफ आने लगे। कहने लगे, नैना बेटा आप यहाँ इस वक्त। पापा काफी बौखला गए थे और मेरा हाथ पकड़कर मुझे सोफे पर बैठा दिया। मैंने पूछा, ये सब क्या हो रहा है पापा? आप लोग इस तरह लड़ते रहते हैं। आज मैं सब जान लेना चाहती थी। पापा ने कहा, कुछ नहीं मेरी बेटी, ऐसी कोई बात नहीं, बस आपकी मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उनको यही समझा रहा था कि डॉक्टर के पास चलते हैं, मगर वो मेरी बात मान ही नहीं रही। अब देखो ना, इस बात पर मुझे गुस्सा तो आएगा ही ना। मैंने कहा, पापा क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? मैंने उनके हाथ में अपना हाथ रखकर कहा तो वह नजरें चुराने लगे। ये आज की बात नहीं है कि ऐसा हो रहा है। मैं तो रोज ही आप लोगों को झगड़ाते हुए देखती हूँ। मैंने महसूस किया मम्मी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। कोई बात उनको खाए जा रही है। प्लीज आप मुझे सब कुछ सच सच बता दीजिए। मैं अचानक फूट फूट कर रो पड़ी और पापा ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। मुझे महसूस होने लगा था कि उनके आंसू भी निकल रहे हैं। मेरा दिल और भी ज्यादा दुखने लगा। आज मैंने अपने हंसते मुस्कुराते हुए पापा को भी रुला दिया था। कुछ देर बाद मम्मी भी वॉशरूम से निकल आई थी और मुझे अब तक वहां बैठा देखकर चौंक गई। मैं कहने लगी, नैना तुम अब तक यही हो? बेटा चलो अपने कमरे में जाओ, पापा को परेशान मत करो। वह मेरी तरफ लपकी और मेरा हाथ थाम कर उठाने की कोशिश की, मगर पापा ने मुझे थाम लिया था। संगीता, अब हमारी बेटी इतनी समझदार हो गई है कि अपने माँ बाप का दुख समझ सकती है। पापा ने भावुक होकर मम्मी से कहा तो मम्मी फिर से रोने लगी और मैं बस हक्का बक्का होकर उन दोनों को देखते ही जा रही थी। आखिर ऐसा क्या राज था कि वह दोनों रोए जा रहे थे? मेरे दिल में अजीबोगरीब ख्यालात उभरने लगे थे और मैंने जल्दी से मुंह खोला, पापा मुझे जल्दी से बता दीजिए, मेरा दिल बैठा जा रहा है। फिर पापा ने जो बताया वह मेरे लिए बहुत बड़ा धक्का था। मैं ख्वाबों में भी सोच नहीं सकती थी कि ऐसा भी हो सकता है। पापा ने बताया, मम्मी और पापा की फैमिली आपस में ही रिश्तेदार थी। उन्होंने मम्मी से अपनी पसंद की शादी की थी। वह दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते और बहुत खुश रहते थे। फिर शादी के 1 साल बाद उनको एक बेटा पैदा हुआ जो कि बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा था। वह मुझसे 7 साल बड़ा था। जब वह पैदा हुआ था तो मम्मी पापा ने बहुत बड़ा जश्न मनाया था। पापा के तो पैर जमीन पर नहीं टिकते थे। पापा और मम्मी उस छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। एक दिन उनके बेटे की तबीयत अचानक खराब हो गई और जब उसे डॉक्टर के यहाँ लेकर गए तो वह काफी देर पहले ही मर चुका था। डॉक्टर ने बताया कि बुखार उसके दिमाग को चढ़ गया था, इसीलिए वो नहीं बच सका। फिर कुछ महीने ही गुजरे थे, मेरी माँ दूसरी बार गर्भवती हुई। दोबारा से मेरा एक और भाई पैदा हुआ जो कि पैदाइश के वक्त से ही कमजोर था और इतना कमजोर कि उसकी भी हमेशा तबीयत खराब रहती थी। वह बेचारा भी नहीं बच सका। कुछ दिनों बाद वह भी इस दुनिया से चला गया। फिर तीसरी बार भी माँ गर्भवती हुई
और उनका एक और बेटा पैदा हुआ जिसका नाम रवि था। एक दिन रवि की तबीयत भी अचानक से खराब हो गई। मम्मी और पापा बहुत घबरा गए। उन्होंने सोचा कि कहीं पहले और दो बेटों की तरह ये बेटा भी हमसे दूर ना हो जाए। वह जल्द ही उसे डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन अब की बार भी देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि उसको स्ट्रोक हुआ था, जिसकी वजह से उसके दिमाग की नसें सूख गई है। उसका दिमाग बहुत कमजोर हो चुका था और वो चल फिरने के लायक भी नहीं। पापा ने उसके काफी टेस्ट करवाए, मगर जब उन्हें असल बात मालूम पड़ी तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई थी। जब शहर के सबसे बड़े डॉक्टर ने उनको बताया कि आपके बच्चे को स्ट्रोक नहीं हुआ है, बल्कि यह तो पैदाइशी ही विकलांग है, इसका कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर ने बड़े ही अफसोस से कहा। पापा तो जैसे ही यह बात सुनकर टूट चुके थे। मगर डॉक्टर साहब, कोई तो इलाज होगा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। डॉक्टर ने कहा, देखिए, मैं आपको एक राय देता हूं कि अब आप दूसरा बच्चा करने की कोशिश ना ही करें तो अच्छा होगा, क्योंकि आपने पहले भी बताया था आपके 2 बच्चे और पैदा होकर मर चुके हैं। अगर ऐसा ही लगातार बार बार होता है तो काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, जैसे कि किसी को तो औलाद ही नहीं होती, किसी को होती है तो जिंदा नहीं रहती, या कोई दिमागी परेशानी या फिर कोई और बीमारी लग जाती है। आपके साथ भी बदकिस्मती से यही हुआ है। डॉक्टर की बात सुनकर मम्मी और पापा बिल्कुल टूट चुके थे। मम्मी तो बिल्कुल खत्म सी हो गई थी। सारा दिन बच्चे के साथ लगी रहती थी। उनको कोई होश नहीं था। उनके कपड़े कई कई दिन तक मेले हो जाया करते थे, मगर उनको कोई ख्याल नहीं होता। रवि जब 4 साल का हुआ तो अचानक मम्मी की तबीयत खराब रहने लगी। तो मालूम हुआ कि वह फिर से बच्चे की मां बनने वाली है, यानी चौथी बार वह गर्भवती थी। इस बार पापा बहुत ही तैश में आ गए थे। उन्होंने वह बच्चा गिराने की बहुत कोशिश की, मगर मम्मी की जान को खतरा था। और यूं मैं इस दुनिया में आ गई, और वो भी बिल्कुल सही सलामत। उन दोनों बेटों के साथ जो हादसे हुए थे वह सब अपनी मौत मर चुके थे। मुझे पाकर मेरे मम्मी पापा को जैसे नई जिंदगी मिल गई थी। मगर मम्मी अभी भी रवि के लिए बेचैन रहा करती थी, और उनका हल पापा ने यह निकाला कि रवि को एक अनाथालय में भेज दिया जाए। पापा ने अनाथालय वालों को ढेरों रकम दी थी और रवि के लिए एक अच्छा कमरा भी बनवाया था। वहां रवि की खास देखभाल की जाती थी और जरूरत की हर चीज मुहैया की गई थी। अपने खास नौकर भी रवि की देखभाल के लिए रखे थे, मगर मम्मी इस बात पर राजी नहीं थी। उनका दिल खून के आंसू रो रहा था जब पापा ने जबरदस्ती रवि को वहां भिजवाया था, ताकि मुझ पर कोई रवि का गलत असर ना पड़ जाए। और अब इतने सालों बाद मम्मी रोज अपनी ममता से मजबूर होकर रवि से मिलने जाया करती थी, जहां व्हील चेयर पर बैठे हुए उनको देखकर वो खुश हो जाया करता था। मम्मी देर तक उनके पास बैठा करती और अपने हाथों से खाना खिलाती, मगर पापा अभी रवि को घर वापस लाने पर राजी नहीं हुए थे कि कहीं मेरे दिमाग पर भी रवि का असर ना पड़ जाए। वो मुझे यह बात भी मालूम नहीं होने देना चाहते थे। मगर आज मैंने पूरा सच जान लिया था कि क्यों मेरी माँ मेरे साथ होते हुए भी मेरे पास नहीं होती थी, और पापा इतनी कठोर कैसे हो सकते थे। अपने बेटे को खुद से दूर रखते थे और कभी उनसे मिलने भी नहीं गए थे कि उनसे अपने बेटे की हालत देखी नहीं जाती थी। अब वो जवान हो गया था और मम्मी रोज उसके पास जाकर अपना मन हल्का कर लिया करती थी। वह बेचारी करती भी तो क्या, ईश्वर ने उनको 3 बेटे दिए और 2 तो इस दुनिया में नहीं रह पाए, लेकिन जो एक था वह दिमागी और अपहिज था। उस मासूम को तो कुछ भी पता नहीं था। ये जानकर मुझे जितनी तकलीफ हुई थी वह मैं ही जानती थी। मैंने पापा से जिद की कि हम कल ही भाई को यहाँ लाएंगे। इतना सब कुछ होते हुए वो क्यों किसी अनाथालय में रहते हैं। मैं सोच सोच कर रोए जा रही थी और मेरी जिद पर मजबूर होकर दूसरे ही दिन पापा भाई को घर ले आए। मुझे भाई को देखकर बहुत खुशी हुई थी। मुझे उन पर टूटकर प्यार आ रहा था। मैंने देखा मम्मी के चेहरे से खुशी छलक रही थी। इतने सालों के बाद वह अपने जिगर के टुकड़े को अपने साथ लाई थी। अब हम दोनों माँ बेटी भाई का बहुत ख्याल रखते थे। भाई में भी काफी बदलाव आता जा रहा था। मैंने देखा वह पागल नहीं थे, बस उनका दिमाग छोटा रह गया था। वह खुद को छोटा सा बच्चा समझते थे और वह बातें भी किया करते थे। धीरे धीरे हमने उनको चलाने की भी कोशिश की। कभी कभी तो ऐसी बातें करते कि सियाने भी शर्मा जाए। अब पापा भी खुश थे। मेरी रवि से काफी दोस्ती हो गई थी। रोज चॉकलेट लेकर आती तो वो बहुत खुश होते। एक दिन मेरा भी रिश्ता आया। वह लड़का काफी अच्छा था और उसका घर भी बहुत अच्छा था। यही सब देखकर मेरे पापा ने उमेश से मेरी शादी करवा दी। मैं उनको पाकर बहुत खुश थी। उमेश हर 4 महीने बाद अमेरिका से घर आया करते थे। इस बार भी उनको गए हुए 4 महीने हो गए थे और मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। मगर आज जो डॉक्टर प्रभाकर ने मुझे बताया था, उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल चुकी थी। डॉक्टर का कहना था कि तुम माँ बनने वाली हो, मगर मेरे पेट में जो बच्चा है वह शायद दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। 3 साल बाद मुझे यह खुशखबरी सुनने को मिली थी और एक दुख भी।
ये सब सुनकर मेरा सर चकराने लग गया था। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर ने मुझे संभाला, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं 4 महीने से गर्भवती हूँ। मैंने अपने आंसू छुपाते हुए पूछा। डॉक्टर ने कहा, हौसला रखो, ऐसा होता है कभी कभी, और आपका पहला बेबी है तो आपको ज्यादा तजुर्बा भी नहीं था। लेकिन आप परेशान मत हो, उसका हल है मेरे पास। वह मुझे तसल्ली देने लगे और मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा। डॉक्टर ने कहा, मैंने आपको यहां इसलिए बुलाया है कि आप यह बच्चा गिरा दीजिए। उनकी बात सुनकर तो मैं अचानक उछल पड़ी। ये सब आप क्या कह रहे हैं? मैं डॉक्टर साहब से कहने लगी। मैं यह पाप हरगिज नहीं करूंगी। मैंने उनको बहुत सख्ती से सुनाई और वहां से निकल आई, जबकि वह कहते रहे, आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं। मैं घर पहुंचकर बहुत रोई थी। मैं उमेश को भी नहीं बता सकती थी, लेकिन जब मैंने मम्मी को बताया तो वह बहुत परेशान हो गई और मुझे कहा वह कि किसी को बताए बिना मैं इस बच्चे को गिरवा दूंगा, वरना बहुत पछताओगे। मम्मी ने मुझे समझाया कि शायद उनका ही असर मुझ पर आ गया था, क्योंकि जब वह मां बनी तब उनके भी 2 बेटे किसी न किसी बीमारी का शिकार होकर इस दुनिया से चले गए। लेकिन रवि भैया जो इस दुनिया में है, उनको जो परेशानी थी, शायद उसी किस्म की परेशानी मेरे बच्चे में भी आ गई थी। मम्मी ने कहा, जैसा मेरे साथ हुआ था वैसा ही मेरी बेटी के साथ भी हो रहा है, इसीलिए मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूं, इस बच्चे को गिरवा दो। मैं नहीं चाहती जैसे मैंने अपने बच्चों को खोया है ऐसे ही तुम भी खो दो। मम्मी की यह बात सुनकर मुझे शौक लग गया। मैंने मम्मी से पूछा, क्या आप मुझे कत्ल कर सकती है? तो वो परेशान होकर कहने लगी, ये कैसी बातें कर रही हो? कोई माँ अपनी औलाद को कैसे कत्ल कर सकती है? तब वह अचानक खामोश हो गई। उनको अपने सवाल का जवाब मिल गया था। मैं भी माँ थी और कैसे अपनी औलाद को कत्ल कर सकती थी। मैंने ईश्वर पर भरोसा किया। जो मेरी मम्मी के बच्चों के साथ हुआ था वह उनका भाग्य था। अगर मेरे आने वाले बच्चे के भाग्य में जिंदगी लिखी होगी तो वह जरूर इस दुनिया में आकर जिएगा। मैं दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करती रहती थी। मेरी जुबान पर बस हमेशा अपने बच्चे की सलामती की दुआएं ही करती रहती थी। और अब तो मैंने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया था। मैंने उमेश को भी सब कुछ बता दिया था। वह भी चुप हो गए थे। मैंने डॉक्टर के पास जाना भी छोड़ दिया और ना ही कोई अल्ट्रासाउंड करवाया करती थी। बस मुझे अपने ईश्वर पर भरोसा था। सब लोग मुझे अजीब सी नजरों से देखा करते थे। जब मैंने 9 महीने बाद एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। मेरा यकीन जीत गया था। मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक था। डॉक्टर प्रभाकर ने रिपोर्ट देखी और खुश होकर बताया, यह तो चमत्कार ही हो गया। ईश्वर की कृपा से आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। और मैंने अपने ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया, जिसने मुझे मायूस नहीं किया था। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना।